हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल। लास्ट वीलॉग में हमने स्लाइटली टच किया था बांग्लादेश में जो इस वक्त सिचुएशन है। और मैंने उस वक्त भी कहा था ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो 1 साल पहले शुरू हुआ था। जिसको हम आम अल्फाज में इसी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे सारे टीवी चैनल्स। मुझे याद है मैं उसको लाइव कवर कर रही थी कि जेन जी इज़ रिएक्टिंग टू द स्टेटस को इन बांग्लादेश। और अभी जो उनके स्टूडेंट लीडर जो लीड कर रहे थे इस सारे प्रोटेस्ट को, उनकी जो असैसिनेशन हुई है, इट मीन्स कि स्टोरी तो 1 साल से डेवलप हो रही है और सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। इस दौरान आपने बांग्लादेश को बहुत न्यूज़ में देखा होगा, और अगर बिल्कुल शॉर्टली मैं टच करूं कि वो न्यूज़ क्या बता रही थी तो वो ये था कि बांग्लादेश रीअलाइन कर रहा है। चाइना की तरफ उसका फोकस जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ उसका फोकस जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो माजी में उसका पैटर्न रहा है बीइंग क्लोज टू इंडिया। Now, before we talk about इंडिया बांग्लादेश या ये रीजनल स्ट्रैटेजी किस तरफ हमें लेके जा रही है, अ, एक बेसिक आइडिया है जिसको समझे बगैर मेरा ख्याल है हम इस रीजन में जो कुछ हो रहा है उसको कंक्लूड नहीं कर सकते। और हम इन मामलात को जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको अक्सर फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। इसी तरह द मैटर ऑफ नेशन स्टेट्स, ये जो नेशन स्टेट्स या वो कुव्वतें या वो मुल्क जो वजूद में आए जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ, उनकी आज आइडेंटिटी क्या है, उनकी आज स्पेस क्या है, वो अपने आप को कैसे रिकग्नाइज करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं दुनिया उनको देखे, ये डिबेट्स हम बहुत कम करते हैं। बट इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं। कॉलोनियलिज्म इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट हम आज अपनी आइडेंटिटी पे अगर बात करेंगे तो ये ऐसे ही है कि हमें खुद अपनी बैकग्राउंड पता ना हो और हम अपना फ्यूचर डिफाइन करने की कोशिश करें। सो एक जो नेशन स्टेट होती है वो एक पॉलिटिकल यूनिट तो होता है, वी ऑल नो दैट बाय डेफिनेशन। उसमें एक टेरिटरी होती है, एक गवर्निंग अथॉरिटी उसको दे दी जाती है, एक शेयर्ड सेंस ऑफ नेशनल प्राइड या आइडेंटिटी, ये सब इकट्ठा होता है और एक सॉवरेन सिस्टम बन जाता है इन थेरी। बॉर्डर्स, स्टेट, पीपल सब इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेशन कहती है कि अगर ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं तो एक मुल्क वजूद में आ जाता है। जब मुल्क वजूद में आता है तो उसमें एक अलाइनमेंट होती है जो कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है विद इट्स कल्चर एंड इट्स इमोशन एंड इट्स आइडेंटिटी। ये बड़ी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैंने कई दफ़ा जब भी जिक्र किया है अमेरिकन हिस्ट्री का, उसमें मैं उन एसेस का बार बार जिक्र करती हूँ जिनकी बेस पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और वो जो फाउंडिंग फादर्स थे यूएस के, उन्होंने उस वक्त वो आपस में वो एसेस के ज़रिए से डिबेट कर रहे थे कि हमारी हेरिटेज क्या होगी, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम कैसा मुल्क बनाने जा रहे हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बहुत छोटा-सा नज़र आता है। जब भी आप अमेरिकन सिस्टम को समझना चाहें, उसकी रूट्स को समझना चाहें, उन एसेस को पढ़ना पड़ता है। सिमिलरली ये डिबेट्स हमारी नेशन स्टेट्स में जो स्पेशली साउथ एशिया की हैं, ये डिबेट्स यहाँ नहीं होती। कि हम पॉलिटिकली, कल्चरली, इमोशनली क्या अलाइन्ड हैं उस सिस्टम के साथ जो हमने इनहेरिट किया ब्रिटिश राज से। जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है उसकी अलाइनमेंट अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। नेशंस आर स्टिल अलाइनिंग एंड कमिंग टू द रियलिटी कि वो उनकी एग्जिस्टेंस असल में है क्या। और जब तक हम इस पोस्ट कॉलोनियल गैप को नहीं समझेंगे, आज की जनरेशन चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो फॉर दैट मैटर, वो मांग क्या रही है अपनी स्टेट से या रीजन से, हमें वो समझ में नहीं आएगा। जब कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ तो कई नई स्टेट्स जो वजूद में आई, उन्होंने बॉर्डर्स इनहेरिट किए। जो एम्पायर्स उन पे काबिज थी, उन्होंने जहाँ लाइन लगा दी, जनरल्स ने, लॉर्ड्स ने ड्राइंग रूम्स में बैठ के जहाँ मुनासिब समझा वहाँ पे बॉर्डर विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन जिसे कहते हैं क्रिएट कर दिया। इंस्टीट्यूशंस ट्रेन भी उन्होंने ही किए हुए थे, और वो उन्होंने क्यों ट्रेन किए थे? टू कंट्रोल द masses रादर देन सपोर्टिंग देम, रादर देन सर्विंग देम। तो इंस्टीट्यूशंस का माइंडसेट भी आज तक वही है। वो आपकी मर्जी नहीं जानना चाहते, वो लोगों की मर्जी या पब्लिक ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सिर्फ आपको कंट्रोल और मैनेज करना जानते हैं। इसी तरह जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वो एक्सट्रैक्शन के लिए बनाए गए थे कि कहाँ से हमने क्या फ़ायदा लेना है। उसमें कोहेजन या यूनिटी या जिसे हम फेथ एंड डिसिप्लिन कहते हैं, उसका एलिमेंट तो बहुत कम था। तो हमें बॉर्डर्स तो मिल गए, हमें एक कौम की शक्ल में ग्रुप ऑफ पीपल भी मिल गए,
हमें एक लैंड भी मिल गई, लेकिन उसके साथ हमारी आइडेंटिटी अलाइन हुई या नहीं हुई, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन। और जब तक आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर एक शख्स खुद कॉन्फ्लिक्टेड है, उसको नहीं पता चल रहा कि मेरा लाइफ में मकसद क्या है, वेयर डू आई कम फ्रॉम, वेयर एम आई गोइंग, मेरा वजूद असल में है क्या, मैं प्रोडक्ट किस फैमिली का हूँ और मैं बनना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है, एस्पायर करती है। अगर एक शख्स कॉन्फ्लिक्टेड हो तो वो खुद अपने लिए ख़तरा होता है, वो सुसाइडल हो सकता है, वो डिलूजनल हो सकता है, वो दूसरों के लिए भी ख़तरा होता है। इसी को ट्रांसलेट कर दें टू अ नेशन which is delusional, which is still trying to find its way, कि मैंने किस तरफ जाना है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, what do I want from this world, what do I want from my state, तो वो कितना ख़तरनाक सिनेरियो होगा। इसलिए बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान और रीजनल स्ट्रैटेजी को तो हम टच करते ही रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जो इंडिपेंडेंस है, जिसे हमने आज़ादी कहा, उसने हमें झंडे दे दिए, उसने हमें गवर्नमेंट्स दे दी, लेकिन एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं दी। वो हमने खुद बनानी थी, सो दैट अनफिनिश्ड प्रोसेस कंटिन्यूज टू शेप द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स टुडे। इसीलिए हमें समझ नहीं आती, हम जब बैठ के बात करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। दिस इज़ नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम, इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ नेशन स्टेट्स वजूद में आई हैं, उन सबके यही प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशंस डिलीवर नहीं कर पा रहे, ज़ोर और ज़बरदस्ती से फिर उसको एक्सप्लॉइट करती है वेस्टर्न वर्ल्ड कि यहाँ तो मार्शल लॉ है अनडिक्लेयर्ड, यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है, नॉट रियलाइजिंग कि ये आपके दिए हुए ही तोहफे हैं जिनको हम अभी तक भुगत रहे हैं। सो आइडेंटिटी क्राइसिस एक स्ट्रक्चरल रियलिटी के तौर पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब एक नेशन स्टेट फुली रिजॉल्व्ड नहीं होती कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पावर कैसे एक्सरसाइज होगी, तो आइडेंटिटी अनस्टेबल हो जाती है। जनरेशन्स फिर आपसे क्वेश्चन करना शुरू करती हैं कि ये जो इनहेरिटेड नैरेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल 1947 से अगर करिकुलम हमारा चेंज नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है हिस्ट्री अगर चेंज नहीं हुई तो उस हिस्ट्री पे क्वेश्चंस तो होंगे। और अगर आप उस हिस्ट्री के साथ नए नैरेटिव्स बना भी नहीं रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और उनको अलाइन नहीं कर रहे विद योर हिस्टोरिकल वैल्यूज, उनके होते हुए आप आगे नहीं बढ़ रहे, और ये कोई एग्जिस्टेंस होती है। ज़रूरी नहीं कि आप अपना माजी छोड़ के आगे बढ़ जाएं और जो कुछ दुनिया में रवायात हों उनको आप एक्सेप्ट कर लें। कोएग्जिस्टेंस मीन्स कि आप अलाइनमेंट में चल रहे हों विद योर हिस्ट्री, whatever you have inherited, and the new narratives of the world, उसमें भी सिलेक्टिवली आपके वैल्यू सिस्टम को जो सूट करते हैं। तो जब जनरेशन्स क्वेश्चन करना शुरू करती हैं इनहेरिटेड नैरेटिव्स को, तो फिर स्टेट को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर इंस्टीट्यूशंस को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर अगर कोई और मुल्क आपको कंट्रोल कर रहा हो, उस मुल्क को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका कंट्रोल वीक होना शुरू हो जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस फिर स्ट्रगल करते हैं कि हमारी कमांड जो है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही। वो अपनी कमांड की लेजिटिमेसी के लिए स्ट्रगल करते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। पॉलिटिक्स और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा सिंबॉलिक हो जाती हैं, और जो उसमें एसेंस होता है कि ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही हैं, लोगों के लिए हो रही हैं, एसेंस ख़त्म हो जाता है, उसमें से लोग निकल जाते हैं, सिर्फ रेट्रिक रह जाता है। और जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स हैं, जो आज हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, फिर वो रियलिटीज़ सामने आती हैं। और इसीलिए यही वो वजह है कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, यानी वो स्टेट्स जो कॉलोनियलिज्म के ख़त्म होने पे वजूद में आई, ये कोई आम सी सादा सी कल्चरल साइड स्टोरीज नहीं है जिस पे कभी बात कर ली, कभी फिल्म्स बना दी, कभी ड्रामे बना दिए, कभी किताबें लिख दी। ये कोर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और इनको एड्रेस किए बगैर ना वो स्टेट्स खुद आगे बढ़ सकती हैं, और ना ही वो रीजन एक्सपेक्ट कर सकता है कि वहाँ पे एक फ्लूइड किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आ सकेगी, क्योंकि वो बफर्स क्रिएट हो जाएंगे जो रेजिस्ट करेंगे, जो कंफ्यूज्ड होंगे, उन स्टेट्स को नहीं पता होगा उन्होंने किस तरफ जाना है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फॉर द होल ऑफ द रीजन। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल द नेशन स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब। लेट्स कम टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश की स्टोरी तो शायद हमसे भी ज़्यादा एक ऐसी कहानी है जिसको बहुत कंपैशन के साथ समझने की ज़रूरत है। हमने तो आज़ादी ले ली 1947 में,
जैसी भी थी और हम जहाँ खड़े हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बांग्लादेश ने तो 2 ट्रॉमास फेस किए हैं। एक दफ़ा जब 1947 की डिवीज़न हुई, तब से लेके 1971 तक वो अपने राइट्स के लिए मुस्तकिल आवाज़ उठाते रहे हैं जो उनको नहीं मिले, और उसके बाद जब 1971 में उनको फाइनली लिबरेशन मिली, तो वो भी एक सो कॉल्ड लिबरेशन थी, बिकॉज़ वो कभी उस शैडो से निकल ही नहीं पाए जो इंडिया की शक्ल में उनके साथ मौजूद था। बांग्लादेश ज़्यादातर डिस्कस होता है एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आम सी बात है, सोशल अनरेस्ट होता रहता है। लेकिन जब उस लेंस से हम इसे देखते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया, पोस्ट कॉलोनियल लेंस, तो एक्चुअली बांग्लादेश इज़ ट्राइंग टू रीनेगोशिएट इट्स नेशनहुड। वो री-क्वेश्चन कर रहा है अपनी एग्ज़िस्टेंस को, अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जो यंगर पॉपुलेशन है, और ये याद रखेंगे इस वक्त अ बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज़ अंडर द एज ऑफ 26। उनको लिबरेशन दौर की जो कहानियाँ हैं और जो हिस्ट्री है और जो नैरेटिव्स हैं, उनके साथ कोई लगाव नहीं है। वो लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा जो उनका राइट है। दैट इज़ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से एक सिक्योरिटी। जो लिबरेशन दौर के लोग थे, उस उन्होंने ही आगे जाके सारे जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स थे वो सँभाल लिए। पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फ़ौज के अंदर शेख हसीना के ही सारे लोग मौजूद थे जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो कोटा सिस्टम अपने पास रखते हैं। बहुत लुक्रेटिव होती है गवर्नमेंट जॉब इन बांग्लादेश, ये याद रखें। कई मुल्कों में गवर्नमेंट जॉब को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स होती हैं और अच्छी पे स्केल्स और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो द जेन ज़ी स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि ये जो आपने वेटरन्स को, जो जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई, उन ख़ानदानों के लिए जो 50% कोटा रखा हुआ है, उस कोटे को हटाएँ, बिकॉज़ वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी वजह से उनको एक पॉलिटिकल कंट्रोल भी मिल गया है हर इदारे में और ओवरऑल मुल्क में। तो हम जो इतनी बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है, वेयर वुड वी गो? यहाँ से बात स्टार्ट हुई और शेख हसीना ने हस्बे आदत, ये उनकी हिस्ट्री रही है, उन्होंने उनको वायलेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश की। बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट तब हुए जब पुलिस ने गोली चला दी, और फिर आपको पता है जो 2024 में हुआ कि फाइनली उनकी पुलिस ने और उनकी फ़ौज ने सरेंडर किया कि हम अपने लोगों के साथ मज़ीद नहीं लड़ सकते या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाएँगे, एंड दैट इज़ व्हेन Sheikh Hasina went into exile in India. Now, this explains everything. क्योंकि सब कुछ कंट्रोल इंडिया से हो रहा था, उनको अपनी असल आज़ादी फील ही नहीं होती थी। तो एक सिंगल पॉइंट बहाना बना, और आज भी जो प्रॉब्लम है 2025 ख़त्म होने को आ रहा है, 2024 में ये मामला शुरू हुआ था, मामला वहीं का वहीं है और उनके स्टूडेंट लीडर की असैसिनेशन हो गई है। और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ना सिर्फ शेख हसीना को उनके हवाले किया जाए, बांग्लादेशीज़ के हवाले किया जाए, बल्कि जो कातिल आए थे, जो असैसिनेट करने लोग आए थे, वो भारत ही वापस गए हैं, उनको भी हमारे हवाले किया जाए। सो ये जो जनरेशन है वो रीनेगोशिएट कर रही है सारे पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को। वो कहती है कि हमें मज़ीद फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, एंड ये कोलैप्स नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। हम सिस्टम को अलाइन करना चाहते हैं उस सिस्टम के साथ जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, मोर इंक्लूसिव, मोर डेमोक्रेटिक। और जेन ज़ी डेफिनिटली अपने आप को ग्लोबल कनेक्टिविटी के लेंस से देखती है। उन्होंने जो नैरेटिव इनहेरिट किए हैं और जो लिबरेशन हीरोशिप उनको बताई जाती है, वो उसमें उतना बिलीव नहीं करते। नाउ, आइडेंटिटी के साथ आपकी ज्योग्राफी भी अगर इम्पोर्टेंट हो, तो आप एक ऐसी स्टेट बन जाते हैं जिसको अपने साए से ऐसी स्टेट्स नहीं निकलने देती जो अपना इन्फ्लुएंस चाहती हैं आपको। पोस्ट कॉलोनियल रीजन्स में जो इंटरनल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फिर सिर्फ वहीं की प्रॉब्लम्स नहीं रह जाती, वो फिर बॉर्डर्स तक पहुंचती हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करती हैं, और उसका स्पिल ओवर पूरे रीजन तक जाता है। और बॉर्डर्स अगर किसी और ने ड्रॉ किए हों, आपने इनहेरिट किए हों, और उसमें आप पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हों, तो यही वो डेफिनेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स को आज भी हैंडल कर रही हैं, या अपनी ज्योग्राफी की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हैं।
तो डोमेस्टिक चेंज जब ऐसी स्टेट्स में आता है तो वो बहुत जल्दी एक रीजनल कंसर्न बन जाता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ बांग्लादेश। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम से शुरू होने वाला मामला आज एक सिक्योरिटी सिग्नल बन चुका है, और जो एक इंटरनल अनरेस्ट लगता था वो आज एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के तौर पे देखा जा रहा है। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश की जो इंटरनल रीनेगोशिएशन है विद इट्स ओन सिस्टम, वो डायरेक्टली चैलेंज करती है इंडिया को, बिकॉज इंडिया का जो सिक्योरिटी वर्ल्ड व्यू और रीजनल व्यू है, बेसिकली वो ही अभी तक बांग्लादेश को चला रहा था। और अगर हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश रीनेगोशिएट कर रहा है चीज़ें, और वो अपनी स्टेट के साथ कर रहा है, अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस के जो मामलात को चलाने के पिछले तरीके थे उनको चैलेंज कर रहा है। एंड वी ऑल नो हाउ डीपली इंडिया वाज एम्बेडेड in the political system of Bangladesh. So the question is that what is India becoming in this region? या इंडिया अपने आप को समझता क्या है, कौन सा रोल अज्यूम करता है, और उसके साथ दूसरे मुल्कों पे क्या आते हैं। इंडिया इज अ राइजिंग पावर, लेकिन उसका जो पूरा एक नेटवर्क है और जो वर्ल्ड व्यू है वो सिक्योरिटी ड्रिवन है अक्रॉस रीजन्स। पूरे रीजन में अगर हम साउथ एशिया की ही बात करें तो एक पैटर्न है जो इमर्ज कर रहा है कि इंडिया इंक्रीजिंगली अपनी सराउंडिंग्स को, अपने इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं उनको एक ही लेंस से देखता है, और वो लेंस है थ्रेट का लेंस। और जब आप थ्रेट के तौर पे किसी चीज़ को देखते हैं, देन यू ट्राई टू मैनेज इट। फिर आपके अंदर एक टेरिटोरियल एंजाइटी भी आती है, बिकॉज अगर आपने थ्रेट समझ लिया है तो फिर आप हर लेवल पे एक एंजाइटी का शिकार होंगे, और उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो उन मुल्कों के लिए प्रॉब्लमैटिक होंगे। और वो तब होता है जब आपने एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही अज्यूम कर ली है कि यू आर द बिग ब्रदर ऑफ दिस रीजन। सो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, हर मुल्क के साथ तकरीबन बॉर्डर टेंशन्स हैं इंडिया की। बांग्लादेश के साथ जो अब टेंशन्स हैं उन पे बाद में बात करते हैं, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी मुल्क के साथ पार्टनरशिप की बुनियाद पे कायम नहीं हुई है। इट इज़ ऑल अबाउट इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस मुल्क से जो फ़ायदा लेना चाहें आप वो तो ले लें, लेकिन जवाब में आप उसको कुछ ना दें। इसको वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, और इसी को बहुत प्राइडली प्रेजेंट करते करते वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज जो उनके रशिया के साथ ताल्लुकात हैं उसको यूएस चैलेंज कर रहा है। सो वो इंसुलेशन में बिलीव करता है, डिटरेंस में बिलीव करता है, और कंट्रोल में बिलीव करता है। दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसमें पार्टनरशिप आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। So it is not about whether India is right or wrong. It is about the very concept that India follows, कि वो हर चीज़ को थ्रेट और एंजाइटी की नज़र से देखता है और उसी तरह मैनेज करने की कोशिश करता है। और वो जो मैनेजमेंट है वो फिर हॉस्टाइल तरीकों से होती है, क्योंकि पार्टनरशिप तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इंडिया के पास ये रोल कहाँ से आया है जो वो समझता है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ऑफ दिस रीजन या बिग ब्रदर है? तो ये वो पिवट पॉइंट है जिसको देखने की ज़रूरत है, और जिससे ये भी साबित होता है कि इंडिया एक पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ मुल्क है, जिसमें ड्राइविंग सीट पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर यूएस मौजूद है। और इंडिया अगर ये समझ रहा था कि वो एशियन सेंचुरी में एशिया को लीड करेगा, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज की वजह से आज वो यूएस की पॉलिसी इन दिस रीजन को फॉलो कर रहा है, लीड नहीं कर रहा। ओवर द पास्ट डेकेड यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने एक बड़ा एलिवेटेड स्टेटस दिया है इंडिया को। उसका रोल इन दिस रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमेशा वो इस तरह डिफाइन किया है, जिस तरह जो एक कनेक्शन है वाहिद इन दिस रीजन यूएस का, वो इंडिया है। और इंडिया से एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था कि वो साउथ एशिया में एक स्टेबलाइजर का रोल प्ले करे, काउंटर वेट टू चाइना एशिया पैसिफिक में, और एक सिक्योरिटी एंकर हो फॉर द सी लेन्स, चोक पॉइंट्स, और जो रीजनल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए। नाउ दिस रोल वाज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंड जाहिर है कि इट डज नॉट कम विद फॉर्मल अलायंस ऑब्लिगेशंस, लेकिन जब आप किसी को क्वाइटली ऐसा स्टेटस दे दें तो वो फिर अपने आप को उस रीजन का हेजमॉन तो खुद ही समझना शुरू कर देगा। सो द क्वाइट मैसेज टू इंडिया वाज कि एज लॉन्ग एज इंडिया कंट्रीब्यूट करता रहे चाइना को कंटेन करने के लिए, इंडो पैसिफिक में या एशिया पैसिफिक में बैलेंस रखने के लिए जो जो करना ज़रूरी है वो सब प्रोवाइड करता रहे, तो रीजनली अपने इर्द गिर्द नेबरहुड्स के साथ आप जो मर्जी करें,
इट विल बी टॉलरेटेड। और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि वो जो परमिसिविज्म है उसने इतना रोल प्ले किया है इंडिया के इस रोल में, जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, कि उसकी सबके साथ एंजाइटी ड्रिवन ताल्लुकात हैं, सबके साथ थ्रेट पर्सपेक्टिव से वो बात करता है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड ये पैटर्न जो है, इसकी सिर्फ एक लॉजिक है कि उसके पीछे यूएस के इस रीजन में इंटरेस्ट खड़े हैं। सो फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एंटाइटलमेंट, उसने अपने आप को राइजिंग पावर के साथ साथ ये भी समझ लिया कि उसको तो डिस्पोज नहीं किया जा सकता, इंडिस्पेंसिबल है वो। और सिक्योरिटी ग्रेजुअली इस रीजन में मेरी मर्जी से चलेगी, मैं इतना एंटाइटल्ड मुल्क हूँ कि मैं ही मसलों को अपनी मर्जी से रिजॉल्व करूँगा। हाउएवर, व्हाट इट डजंट रियलाइज इज कि उसके अनरिजॉल्व बॉर्डर प्रेशर्स जो हैं विद चाइना, विद पाकिस्तान, वो एक कांस्टेंट वनरेबिलिटी क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए, जिसको उसे ज़रूरत थी कि वो कुछ डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स के साथ हैंडल करता। चाइना के साथ बुलिंग करने के बजाय एटलीस्ट चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे तरीके से अज्यूम करने की कोशिश करता। बांग्लादेश के साथ हसीना वाजिद के ज़रिए से अथॉरिटेरियन तरीके से मामला चलाने के बजाय कोई पार्टनरशिप क्रिएट करता। लेकिन इंडिया ने हमेशा थ्रेट एक्सरसाइज की। लिहाजा ये जो एंटाइटलमेंट है ऑफ इंडिया, जिसमें वो ये समझता है कि वो इस रीजन में जो मर्जी कर ले, उसमें उसने अपने आप को इतना वल्नरेबल कर लिया है कि आज बांग्लादेश जो उसका की पार्टनर था, वो चीज़ें रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिकॉज द फैक्ट इज़ कि जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडिया का, उसमें बांग्लादेश शायद वो वाहिद कंट्री था जिसमें अपनी मर्जी की बफरिंग, अपनी मर्जी की पॉलिटिकल इंसुलेशन, अपनी मर्जी के राइट्स एक्सरसाइज करके इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। पाकिस्तान और चाइना के साथ उसके मामलात किसी और लेवल के हैं, वो बड़ा कैलकुलेटेड वे में चलता है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ न्यूक्लियर, चाइना इज़ अ पीयर, बिल्कुल उसी के लेवल की, बल्कि उससे भी बड़ी एक पावर बन चुकी है, कंपेटिटर है। इंडिया को बैलेंस करना पड़ता है। बांग्लादेश के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो वो न्यूक्लियर पावर है, ना वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ना राइजिंग इकोनॉमी है कि कहीं थ्रेट होती इंडिया को उनकी तरफ से। सो बांग्लादेश को उसने हमेशा ज्योग्राफिकली क्रिटिकल समझा है, और इसलिए जानबूझ के उसको एसिमेट्रिकली वीकर रखा है, हिस्टोरिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है, और ये आज चीज़ें सारी पॉलिटिकली एक्सपोज हो रही हैं। दैट मेक्स द मोस्ट रिवीलिंग केस कि जो इंडिया की सिक्योरिटी लॉजिक है कि वो विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स, किसी के रोके बगैर जब मर्जी जिसके ऊपर मर्जी धौंस जमा सकता है, आज वो बांग्लादेश में अगर चैलेंज हो रही है, अगर आज बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक अगर कोई लास्ट एलाई रह गया था, कोई लास्ट वेरिएबल रह गया था जिसको हम इंडियन कैंप में इस रीजन में समझ सकते थे, आज वो भी चेंज हो रहा है, आज वो भी क्वेश्चन कर रहा है। सिंस 1971 बांग्लादेश इंडिया के स्ट्रेटेजिक शैडो में रहा है, इकोनॉमिकली लिंक्ड रहा है, पॉलिटिकली उसके साथ कनेक्टेड रहा है, उसकी मर्जी की वहाँ गवर्नमेंट्स बनती रही हैं, और जो इंडिया की रीजनल प्लानिंग की जितनी भी एजम्पशंस थी वो सही चलती रही हैं। लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं, जो जनरेशनल चेंज आया है वहाँ पे, उससे उसकी वहाँ पे लेजिटिमेसी ख़त्म हो रही है। एक यंगर बांग्लादेशी जो है वो ग्लोबली कनेक्टेड रहना चाहता है, वो बिल्कुल बाउंड नहीं रहना चाहता कि इंडिया क्या चाहता है बांग्लादेश से। इनहेरिटेड अलाइनमेंट्स को अब क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ के लोग, और यही वो चीज़ है जिसको कहा जा रहा है कि ख़त्म करने की इस वक्त बांग्लादेश में कोशिश की जा रही है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हो रही हैं, वहाँ पे जो इस वक्त मुस्तकिल ये कोशिश की जा रही है कि अनरेस्ट इतना हो कि चाहे फौज आ जाए, किसी किस्म का मार्शल लॉ आ जाए, कोई ऐसी स्पेस क्रिएट हो जिससे इलेक्शंस ना हो सकें, बिकॉज अगर इलेक्शंस हुए तो जेनजी में से लोग इलेक्ट होके आएंगे, वो तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल, फॉरेन पॉलिसी की शक्ल और इंस्टीट्यूशंस की शक्ल बदल के दे देंगे। अभी तक इन माय ओपिनियन वहाँ जो टग ऑफ वॉर चल रही है वो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए उन लोगों की चल रही है जो कि शेख हसीना के अपॉइंटीज़ हैं, शेख मुजीब के लिबरेशन दौर से वेटरन्स की फैमिलीज़ हैं जो कोटा सिस्टम के बेनिफिशरीज़ हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पे और इस वक्त ट्रांजिशन गवर्नमेंट की शक्ल में जो है वो एक यूथ है, एक ऐसा माइंडसेट है जो चाहता है कि हमें इस अलाइनमेंट विद इंडिया, और जो एक पार्टी हमारे पे मुसल्लत की गई है जो हमें जॉब्स के लिए कोटा तक देने को तैयार नहीं है, वो उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अगर छोटा सा ज्योग्राफिकल ट्रेलर आप समझना चाहें विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि क्यों बांग्लादेश को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, तो वो चिकन्स नेक है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये एक नैरो सी स्ट्रिप है
जो कनेक्ट करती है मेनलैंड इंडिया को टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, रिमेंबर वो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं जहाँ पे इंसर्जेंसीज हैं, जहाँ पे सेपरेशन मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे एक बड़ा डिफरेंट कल्चर है। और अपने मेनलैंड इंडिया के साथ उसको कनेक्ट रखने के लिए एक तरह से इस कॉरिडोर पे डिपेंडेंट है इंडिया। कुछ जगहों पे जाके तो ये इतना नैरो होता है कि हार्डली 20 to 25 किलोमीटर्स वाइड रह जाता है ये। जितनी भी मिलिट्री मूवमेंट है, फ्यूल सप्लाई है, रेलवे लाइन है और कम्युनिकेशन लिंक है टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो इस कॉरिडोर से गुजरता है। अगर ये कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो द नॉर्थ ईस्ट इज़ आइसोलेटेड, और अगर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं तो वो तो आज़ाद हो जाएंगी। सो ये वो फियर है जो कि इंडिया की बांग्लादेश की तरफ जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है, उसको ड्राइव करता है। बांग्लादेश जो है वो अपनी सॉवरेंटी को मज़ीद मैनेज्ड फॉर्म में इंडिया के हवाले करने को तैयार नहीं है, एंड दैट इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन व्हिच इज़ नो लॉन्गर क्वाइट। नाउ दिस इज़ वेयर इट बिकम्स अ रीजनल प्रॉब्लम। जब एक मुल्क, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, उसके बहुत अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हों बॉर्डर्स के, टेरिटरी के, वो ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशंस भी कैरी कर रहा है कि इस रीजन में चीज़ों को मैंने मैनेज करना है, और उसको यकीन है कि उसके एक्शंस जो हैं वो बर्दाश्त किए जाएंगे। उसको कोई आके नहीं कहेगा कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। आप पैटर्न उठा के देख लें, एक दफ़ा भी किसी ने जो कुछ इंडिया में हो रहा है, वेस्टर्न एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके यूरोपीय यूनियन तक, या फिर इवन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, किसी ने ये क्वेश्चन किया हो कि डेमोक्रेसी का दिन ब दिन जो शक्ल और सेकुलर इंडिया का जो एक कैरेक्टर चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा सलूक हो रहा है? क्यों हिजाब खींचे जा रहे हैं ख़वातीन के मुँह से? क्यों वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है एथनिसिटी को लेके? कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। दिस इज़ दैट साइलेंट अप्रूवल और परमिसिवनेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से एक रीजन पूरा दांव पे लग गया है, बिकॉज़ इंडिया नोज़ कि व्हाटएवर इट डज़ इज़ गोइंग टू बी टॉलरेटेड, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी है इस रीजन में। तो सिक्योरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है आउटवर्ड्स, इन्फ्लुएंस जो है वो अपना कंट्रोल हार्ड कर रहा है, नेबर्स जो है उनको इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इंडिया यूज़ करता है, तो इससे रीजन में स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। इससे तो स्ट्रक्चरल टेंशन्स बढ़ेंगी, स्पेशली फॉर द स्मॉलर स्टेट्स जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं। एंड आई विल गो बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। वो कौमें, वो मुल्क जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो वाक़यतन जिसे ऑटोनॉमी कहते हैं, सॉवरेंटी कहते हैं, वो एक्सरसाइज करें, अपने मामलात अपने हाथ में लें, कोई बाहर से बैठ के उन्हें कंट्रोल ना करे। बांग्लादेश टुडे इज़ नॉट कोलैप्सिंग, इट इज़ सिंपली कंटेस्टिंग द टर्म्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो उसको 1971 में आज़ादी का दोबारा मौका मिला, ये एक और मोमेंट ऑफ फ्रीडम है फॉर देम, जिसमें वो चाहते हैं कि जो लिबरेशन हीरोज़ के नाम पे उनके ऊपर मुसल्लत हुआ हुआ एक सिस्टम है जो बेसिकली इंडिया लिंक्ड है, उससे हम आज़ाद हों और सॉवरेन नेशंस की तरह एग्जिस्ट कर सकें। एंड दिस इज़ द स्ट्रगल ऑफ ऑल द नेशन स्टेट्स। पाकिस्तान का भी आज यही प्रॉब्लम है। हमने जो इंस्टीट्यूशंस इनहेरिट किए हैं वो ब्रिटिश रूल ने अपना रूल इंटैक्ट रखने के लिए बनाए थे, कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। आज तक वही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही पॉलिटिकल थॉट है। हमारी फ़िलॉसफ़ी अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई कि हमने अपने इस्लामिक रिपब्लिक को किस तरह लेके चलना है, जो कि एक तरफ इस्लामिक है, दूसरी तरफ रिपब्लिक है। हमने मिडल लाइन कैसे लेनी है? हमने हिस्ट्री के साथ अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम है उसको ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ कैसे लेके चलना है? दीज आर द क्वेश्चंस। बांग्लादेश इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल जहाँ पे ये बहुत लाउडली पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पर जोग्राफी की वजह से जो स्ट्रेटेजिक वॉर है वो भी एट प्ले है, और आइडेंटिटी क्राइसिस भी खुल के नज़र आ रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।